विनाशाय गोविंदाय नमो नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्बस्ट प्लानेट। तो अभी प्लानेट के बारे में ही चर्चा चल रहा है। तो अभी प्लानेट पे मैं बहुत सारा चीज पढ़ाऊंगा। अभी कारकत्व वगैरह तो पढ़ाया था, लेकिन अलग से, जैसे सूर्य का अलग से पढ़ाऊंगा, चंद्रमा का, सारे प्लानेट्स के अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन ये जो अभी हमारा चैप्टर है वो है प्लानेट का कम्बस्ट होना, मतलब हिंदी में बोलते हैं अस्त हो जाना। तो प्लानेट अस्त कैसे होता है? तो सूर्य के बहुत ही सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हुए सूर्य के बहुत ही नजदीक चले जाते हैं कुछ ग्रह, क्योंकि सेम सर्कुलर इसमें तो मूव होता नहीं है। तो कुछ ग्रह जो हैं काफी नजदीक चले जाते हैं। तो जो नजदीक चले जाते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत ही विशाल ग्रह है और सूर्य की पावर बहुत है, उस रोशनी बहुत है, अग्नि बहुत है, तो उसको झेल नहीं पाते हैं। तो उसे अस्त ग्रह बोला जाता है, कम्बस्ट ग्रह बोला जाता है। तो अब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और उस ग्रह के बीच में कितनी दूरी पे उसे अस्त माना जाए। तो अब क्या है कि इनर प्लैनेट होता है और आउटर प्लैनेट होता है। इनर प्लैनेट में बुध और शुक्र आता है। इनर प्लैनेट का मतलब क्या हो गया कि सूर्य के बाद बुध है, फिर शुक्र है, और फिर अर्थ है, और उसके बाद फिर गुरु, मंगल, ये सब हैं। तो अब क्या है कि जो अंदर के ग्रह हैं, मीन्स इनर प्लैनेट हैं, बुध और शुक्र, ये तो हमेशा ही मूव करते हुए अस्त हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। बुध को बताया गया है 14 डिग्री पे। तो 14, सूर्य और बुध के बीच में यदि 14 डिग्री का डिफरेंस होगा तो उसे अस्त माना जाएगा। और शुक्र को 10 डिग्री के डिफरेंस पे उसे अस्त माना गया है। मतलब सूर्य और शुक्र की जो भी दूरी आएगी, डिफरेंस आएगी, वो यदि 10 डिग्री हो गया तो उसे अस्त माना जाएगा, कम्बस्ट माना जाएगा। अब क्या है, तो ये इनर प्लैनेट जो हैं बुध और शुक्र, उसे हमेशा, वो हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, मैक्सिमम प्लैनेट, मैक्सिमम कुंडली में आप बोल सकते हैं कि अस्त पाया जाता है। तो बुध के अस्त होने से बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बुध अस्त होते रहते हैं। अब है चंद्रमा। तो चंद्रमा कितने डिग्री पे अस्त हो रहा है? 12 डिग्री पे। मीन्स सूर्य और चंद्रमा के बीच की डिफरेंस यदि 12 या 12 से कम होगा तो वो अस्त हो जाएगा। मंगल, मंगल और सूर्य के बीच का डिफरेंस यदि 17 डिग्री या 17 से कम हो जाएगा तो उसे अस्त माना जाएगा। बुध का डिफरेंस यदि 14 डिग्री या 14 डिग्री से कम होगा तो उसे अस्त माना जाएगा। शुक्र का मैंने बता दिया कि सूर्य और शुक्र के बीच में यदि डिफरेंस 10 डिग्री का है तो उसे अस्त माना जाएगा। और शनि और सूर्य के बीच में 16 डिग्री का बताया गया है कि 16 डिग्री पे उसे अस्त माना जाएगा। तो अब ये है कि अस्त के प्रभाव क्या है, अस्त होना क्यों जरूरी, मतलब पढ़ना क्यों जरूरी है, और इसे देखेंगे कैसे। तो मैं आपको दिखा दूंगा, जब कुंडली खोलूंगा तो कुंडली में आप डिफरेंस देख लोगे कि अभी सूर्य कितने डिग्री पे है और बाकी प्लानेट कितने डिग्री पे है, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो अब होता है कि इसका फल क्या है अस्त होने का। तो बताया गया है कि अस्त होने से उसकी शक्ति कम हो जाती है, प्लानेट की शक्ति कम हो जाती है, और शक्ति कम हो गया तो अपना अच्छा फल देने में वो सक्षम नहीं होगा, शुभ फल देने में या फल देने में सक्षम नहीं होगा। अब यहाँ पे भी दो बातें आती है कि शुभ प्लानेट यदि अस्त हो गया तो वो आधा, बोलते 50% ही फल देने लायक रह जाते हैं, तो 50% ही शुभ फल देंगे, मीन्स उसके शुभता में कमी आ गई। फिर क्या बोलते हैं कि यदि अशुभ ग्रह अस्त हो गया तो क्या वो अशुभता कम हो जाएगी? तब तो हम बोलेंगे कि चलो ये तो अच्छा हो गया। तो क्या हम इसको माने कि अशुभ ग्रह कमजोर हो गया तो हमारे लिए अच्छा हो गया? मैं ऐसा नहीं मानता। इसमें ज्योतिष में अपना अपना डिफरेंस है, तो ओपिनियन में डिफरेंस है। लेकिन अब आप देखो कि कोई जो अशुभ ग्रह है वो तत्कालिक परिस्थिति में आपके कुंडली में हो सकता है भाग्येश है। अब भाग्येश मंगल अस्त हो गया तो उसकी शक्ति कमी होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि अशुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं। अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह तात्कालिक रूप से माना गया है, सॉरी, मतलब नेचुरल अशुभ माना गया है कि ये नेचुरली अशुभ है और नेचुरली शुभ है। जैसे सूर्य, गुरु और शुक्र और चंद्रमा को नेचुरली शुभ माना गया है। लेकिन वो जो अशुभ ग्रह है, चाहे शनि ही क्यों ना हो, शनि योग कारक हो जाते हैं। जैसे तुला लग्न और वृष लग्न में शनि योग कारक होते हैं। अब योग कारक हैं, यदि वो त्रिकोण के स्वामी हैं
तो वो अच्छा फल भी देंगे, अच्छा फल ही देंगे बोलेंगे कुछ कंडीशन में, क्योंकि उनका मतलब शनि का जो नेचुरल फल है वो थोड़ा सा है अशुभ, तो थोड़ा बहुत अशुभ दे देंगे, लेकिन आपके कुंडली में वो योगकारी है तो अच्छा ही करेंगे। अब बताएं कि यदि अशुभ ग्रह अस्त हो गया तो क्या होगा? इसके शुभ फल भी तो चले जाएंगे। कोई भी ग्रह सिर्फ अशुभ फल ही नहीं देता है, शुभ फल भी देता है तत्कालिक पोजीशन के कारण। तो इसके कारण हम ये नहीं मानेंगे कि अशुभ ग्रह का अस्त होना अच्छा है, ये हम नहीं मानेंगे। तो अब आता है कि इसका प्रभाव क्या है। तो अलग अलग ग्रहों के अस्त होने के अलग अलग मतलब फल होंगे। जैसे चंद्रमा क्या है कि प्रत्येक महीने में अमावस के समय अस्त हो जाते हैं। तो चंद्रमा के अस्त होने से उसके जो स्वतंत्र कारकत्व है उसमें कमी आएगी। तो कमी में क्या आएगी? मानसिक प्रॉब्लम रहेगी उसे। जातक के अंदर मानसिक व्यथा रहेगा। छोटी छोटी बातों से जातक जल्दी घबरा जाएगा, चिंता हो जाएगी। मानसिक रोग का जल्दी शिकार हो सकता है, डिप्रेशन वगैरह इस तरह का जो है जल्दी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसे इस तरीके से माने कि जो भी उसके स्वतंत्र कारकत्व हैं उसमें कमी आएगी। और जैसे रक्त प्रवाह का भी कारक चंद्रमा है तो उसमें भी असंतुलन होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे अस्त होने का प्रभाव। अब है मंगल का, मंगल के अस्त को कैसे समझे। तो मंगल में भी वही होगा कि इसके स्वतंत्र कारकत्व में कमी आ जाएगी। मंगल के अस्त होने से जातक के अंदर, मंगल किस चीज का है? साहस का कारक है, तो साहस की कमी आ जाएगी। और मंगल जो है लॉजिकल थिंकिंग का कारक है, तो लॉजिकल थिंकिंग वगैरह जो है उसका, उसमें भी उसको परेशानी होने लग जाएगी, परेशानी का अनुभव होगा उसे। और मंगल भी रक्त संबंधी परेशानी देता है, क्योंकि रक्त का कारक मंगल और चंद्रमा दोनों को मानते हैं, तो रक्त संबंधी प्रॉब्लम देगा। और मंगल यदि अस्त हो जाता है तो गर्भ ठहरने का जो इशू है वो, उसमें प्रॉब्लम होता है। तो मंगल का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता है। और मंगल मसल्स का कारक है, तो मसल्स कमजोर हो जाएंगे आपके। और साहस और धैर्य की कमी होगी। और मंगल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगा। तो अस्त होना किसी भी ग्रह के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब ज्योतिष की कोई पढ़ाई करता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि चलो शनि अस्त हो गए तो शनि की शक्ति कम हो गई, तो शनि अब क्या ही हमें बुरा फल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बुध के बारे में छोड़ दें, बुध पे ज्यादा सोचे नहीं कि बुध हमेशा ही अस्त होते रहते हैं, क्योंकि बुध और सूर्य हमेशा साथ ही होते हैं, मैक्सिमम 2 घर से ज्यादा आगे पीछे नहीं जाते हैं। तो बुध को छोड़ दें। अब है गुरु। तो गुरु के अस्त होने से क्या होगा? तो गुरु जो चीज, गुरु भाई कुंडली में सब कुछ गुरु ही देते हैं। कुंडली के मतलब लोगों के इसमें 80 to 90% जो अच्छा फल है वो गुरु देते हैं। तो वो अच्छा फल देने में कमी आ जाएगी। तो क्या 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 हो सकता है? काम वगैरह में, कार्यों में अड़चन होगा, आप में संतोष की कमी होगी। गुरु पुत्र संतान के कारक हैं, तो पुत्र संतान होने में परेशानी होगी। यदि किसी तरीके से संतान हो गया तो संतान से परेशानी बाद में होगी। और स्त्री जातक के लिए पति का सुख गुरु को माना गया है, तो पति के सुख में कमी आएगी। उसके अलावा धन, आनंद, इन सब की कमी आएगी गुरु के अस्त होने से। अब है नेक्स्ट आपका शुक्र। तो शुक्र भी बुध की तरह अधिकतर अस्त ही होता रहता है। तो शुक्र के भी हम विपरीत परिणाम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ तो वो देंगे। तो जैसे शुक्र हमारे कामनाओं के कारक है, तो सभी कामनाएं हमारी पूरी नहीं होगी। और शुक्र हमारे विपुल धन, जो बहुत ज्यादा धन जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम धन, उसके कारक है, तो उसमें भी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी बुध और शुक्र के अस्त होने का हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब है शनि अस्त हो गया तो शनि अस्त हो गया तो नकारात्मकता, निगेटिव थॉट आपके इसमें आ जाएगा, नेचर में आ जाएगा निगेटिव थिंकिंग। और आलस्य आ जाएगा। शनि आलस्य के कारक हैं, तो आलस्य आ जाएगा, निगेटिव थिंकिंग, आलस्य हो गया, कार्य को टालने का जो स्थिति है, किसी भी कार्य को डिले करना, क्योंकि शनि डिले के कारक है। और समय का साथ न मिलना, मीन्स जो अच्छे फल हैं वो उस समय मिलने में दिक्कत होगी, तो समय का साथ न मिलना। और कोई भी कार्य आपका सही समय पे पूरा नहीं होगा, ये हम मान के चल सकते हैं शनि के अस्त होने से। और इसके बाद बोलोगे आप राहु केतु।
तो राहु और केतु का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नोडल पॉइंट है। तो राहु और केतु अस्त नहीं होते हैं, बल्कि ये सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य के इसमें आगे आके छाया प्रकट कर, तो सूर्य मतलब ये ग्रहण लगाते हैं। तो लेकिन ये सूर्य राहु और केतु अस्त नहीं होते। तो आपको क्या करना है, कितने डिग्री पे अस्त होता है ये याद कर लेना है, माइंड में बिठा लेना है, और किसी भी कुंडली में सूर्य और उसके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। मैं आपको बता भी दूंगा, एग्जाम्पल देके बता दूंगा किसी क्लास में, और इसका डिफरेंस निकाल लेना है और समझ लेना है। और ये भूल के भी ना सोचे कि अशुभ ग्रह अस्त हो जाने से अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो ये आज आपको क्लियर हो गया। तो आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, और फ़ोन वगैरह भी लगा के पूछ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें हिम्मत दें कि हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।